लास्ट क्लास यहीं छोड़ी थी ना, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स पर। एनी क्वेश्चन? सीजनल विंड्स हमने डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। सीजनल विंड्स क्या है, लोकल विंड्स क्या है, प्लानिटरी विंड्स क्या है, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या है। ठीक है। द सीजनल डिफरेंस बिटवीन या इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में जो सीजनल डिफरेंस होता है कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर एंड सब्सिक्वेंट विंड्स ब्लोइंग इन पार्टिकुलर सीजन कॉल्ड एज सीजनल विंड्स। फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट मानसून ऑफ साउथ एशिया। ठीक है। किसी भी सीजन में टेम्परेचर में और प्रेशर कंडीशन में जो भी डिफरेंस होता है और उस डिफरेंस की वजह से एयर का जो मूवमेंट होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम सीजनल विंड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून होगी, साउथ वेस्ट मानसून इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, साउथ एशिया में आती है ये। और ये एक सीजनल विंड है ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में डिफरेंस की वजह से। समझ गए? लोकल विंड्स कौन से? डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस and the cycles those develop daily and annually can create several common winds called as local or regional winds. अर्थ सरफेस में जो हीटिंग और कूलिंग में डिफरेंस होता है, और हीटिंग और कूलिंग में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो एक साइकिल क्रिएट होता है, ठीक है, डेली भी क्रिएट हो सकता है, एनुअली भी क्रिएट हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी कॉमन लोकल विंड्स हो जाती हैं। ठीक है, उनको हम लोकल या रीजनल विंड्स बोलते हैं। समझ गए? ये लोकल विंड्स होगी। देखो लोकल विंड्स के टाइप देखो, क्या सी या लैंड ब्रीज होगी। ये डेली साइकिल बनता है सी या लैंड ब्रीज का। नियर टू कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन के बिल्कुल पास द लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली। जो भूमि होती है वो बिल्कुल क्विकली, जल्दी से हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। अगर लैंड देखो, ये वाटर बॉडी है, ये लैंड सरफेस है और ये कोस्टल रीजन है, तो लैंड क्या होगी? जल्दी हीट होगी। लैंड टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी हीट होगा, इट मीन्स वी कैन से दैट कि जो कन्वेक्टिव करंट्स ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी। जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो वाटर बॉडी है वहाँ से हवा क्या जाएगी? जमीन की तरफ जाएगी। और ये साइकिल ऐसे बनेगा, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो ये यहाँ जाकर के बैठ के साइकिल ऐसे बनेगा। जो हवा समुन्द्र से लैंड की तरफ जा रही है, ठीक है, आगे देखो इसमें क्या दे रखे हैं। देयर फॉर लो प्रेशर इज डेवलप ओवर द लैंड, लैंड पर लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर ओवर एडजेसेंट सी, सी पर हाई प्रेशर हो गया। दिस कॉजेज द सर्कुलेशन ऑफ रिलेटिवली कूल एयर फ्रॉम सी टू एडजेसेंट लैंड कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून के बाद इसकी वजह से समुन्द्र से लैंड की तरफ सी ब्रीज चलती है। ठीक है, लेट आफ्टरनून के बाद। लेट आफ्टरनून के बाद क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और जो भूमि है वो जल्दी से हीट हो जाती है। एंड इवनिंग, और शाम तक ये चलती रहती है। द रैपिड लॉस ऑफ हीट, और जितनी जल्दी भूमि गर्म होती है, लैंड मास गर्म होता है, उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी होता है। लॉस ऑफ हीट होगी रैपिडली फ्रॉम द लैंड कॉजेज रिवर्सल ऑफ डे टाइम प्रेशर कंडीशन। डे टाइम में जो प्रेशर कंडीशन थी उसके रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मीन्स जो समुद्र है, वाटर बॉडी जो है वो ज्यादा गर्म होगी, और जो लॉस ऑफ हीट के कारण जो लैंड मास है वो ठंडा हो जाएगा। प्रेशर कंडीशन वापस उलट गई और ठंडा हो जाएगा तो प्रेशर हाई होगा, और इसकी वजह से जो हवा चलेगी वो जमीन से समुद्र की ओर चलेगी। ठीक है। ओवर द ओशन सी विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी कॉजिंग लैंड ब्रीज एंड एट लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ऐसे चलती है हवा। समझ गए? एनी क्वेश्चन? माउंटेन या वैली ब्रीज, जो मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, एनाबैटिक और कानाबैटिक विंड्स। ठीक है, ये देखेंगे क्या है। ड्यूरिंग डे टाइम के दौरान द माउंटेन स्लोप्स, जो माउंटेन स्लोप्स है, हीट अप रैपिडली, वो रैपिडली हीट अप हो जाती है कंपेयर टू वैली, वैली की कंपेयर में, रिजल्टिंग इन एयर फ्रॉम वैली, जिसका कारण ये बनता है कि जो वैली से एयर जो है मूविंग अप, ऊपर की ओर चलती है अलोंग द स्लोप्स, स्लोप के साथ साथ, कोल्ड एज वैली ब्रिज, इसको वैली ब्रिज बोला जाता है। एनाबैटिक विंड्स। समझ गए? एट नाइट, रात को, द टेम्परेचर डिफरेंस माउंटेन स्लोप्स, माउंटेन स्लोप्स में और वैली में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, रिवर्स्ड कॉजिंग विंड्स ब्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू वैली, वो
इस कंडीशन को रिवर्स कर देता है, और जो हवा चलती है वो माउंटेन से वैली की तरफ चलती है, कोल्ड एज माउंटेन ब्रिज, उसको माउंटेन ब्रिज बोला जाता है। आल्सो नोन एज कैनाबैटिक विंड्स, इसको कैनाबैटिक विंड्स बोलते हैं। कैनाबैटिक, कैटाबैटिक, एनाबैटिक, कैटाबैटिक, ठीक है, कैनाबैटिक भी बोल देते हैं, दो दो नाम होते हैं इनके, ठीक है, समझ गए। एनाबैटिक विंड्स क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, कैनाबैटिक विंड्स, कैटाबैटिक विंड्स नीचे की तरफ। एनी क्वेश्चन, विच वन? नीचे की तरफ आएंगे तो ये साउथ, आपने जो डायरेक्शन बना रखी है ये साउथ वेस्ट की तरफ बना रखी है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन नहीं है ये माउंटेन की स्लोप की डायरेक्शन लगा लो। मतलब ये ऊपर की तरफ चल रही है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। पहाड़ी से नीचे की तरफ जब आएगी, या तो यूं कह लो या यूं कह लो, पहाड़ी से नीचे की तरफ अगर वो आ रही है तो उसको कैटाबैटिक विंड्स बोला जाएगा। दिस इज नॉट ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स, लोकल विंड्स हॉट विंड्स हैं ये, इनके नाम याद रखने हैं। चिनूक नॉर्थ अमेरिका में चलती है, हॉट विंड्स है। हरमाटन नाइजीरिया में चलती है, इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको डॉक्टर विंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सर्दी जुकाम वगैरह जो होता है इसे टेम्परेचर बदलता है, और ये एक मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसको डॉक्टर विंड बोला गया है। हबूब नॉन डायरेक्शनल है, सूडान में चलती है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, ये याद रखना, हबूब की, समझ गए। इसके बाद आ गई बैंग या सिरोको। नॉन डायरेक्शनल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में चलती है, इधर भी चल सकती है, इधर भी, इधर भी, ठीक है। अब इसके बाद आ गई पांचवी सिरोको। सिरोको फ्रॉम सहारा टू मेडिटेरेनियन सी, आल्सो नोन एज ब्लड रेन विंड, इसको ब्लड रेन विंड भी बोला जाता है सिरोको को, ठीक है। सहारा से मेडिटेरेनियन सी की तरफ चलती है। सहारा में क्या है, रेत है, रेत, ठीक है, और मेडिटेरियन सी की तरफ रेत आता है, और रेत की वजह से कलर जो होता है उसका रेत का वो थोड़ा सा ब्लड रेड है, इस वजह से इसको ब्लड रेन विंड भी बोला जाता है। अब इसमें देखो, इसको खामसीन भी बोला जाता है इजिप्ट में। इजिप्ट में क्या बोलते हैं इसको, खामसीन। गिबली किसमें बोलते हैं, लिबिया में। चिली ट्यूनीशिया में, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके सिरोको के। अब आगी 6 नंबर की बर्ग। बर्ग कहां पर, साउथ अफ्रीका टू अटलांटिक ओशन, डायरेक्शन है ये, साउथ अफ्रीका से अटलांटिक ओशन की तरफ चलती है, ये बर्ग होगी। काराबुरान मंगोलिया से नॉर्थर्न चाइना की तरफ चलती है, काराबुरान, ठीक है। ब्रिक फील्डर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ, ऑस्ट्रेलिया से साउथ की तरफ चलती है, ब्रिक फील्डर बोलते हैं इसको। 9वें नंबर पर आ गई लू, नॉर्थर्न इंडिया में चलती है, ये सारी हॉट विंड्स हैं। 10वें नंबर पर आ गई नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में और वेस्ट बंगाल में, दोनों में, ठीक है। सोलानो सहारा टू आइबेरियन पेनिनसुला, सोलानो विंड्स चलती है। फोन, फोन कहां से चलती है, यूरोप में टुवर्ड्स जर्मन, जर्मन की तरफ, समझ गए। अब आ गई कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड कौन सी हैं, पोलर से, पोलर रीजन से आती हैं जो। ब्लिजार्ड नॉर्थ अमेरिका में है, इन रसिया में भी है, इट इज रसिया में इसका नाम बुरान होता है ब्लिजार्ड का, ठीक है। नॉर्थर यूएसए में है, नॉर्टे मैक्सिको में है, नॉर्थ अमेरिका में ही चलती है, ठीक है। पंपेरो अर्जेंटीना में है, ठीक है। मिस्ट्रल यूरोप में है, अपोजिट टू फोन, फोन के अपोजिट इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब फोन जो है वो क्या है, गर्म हवा है, यूरोप में इस साइड चलती है, तो ये जो मिस्ट्रल है उस साइड चलेगी और ठंडी हवा होगी, अपोजिट डायरेक्शन सारी, ठीक है। लेवांट तक स्पेन में है, टुवार्ड्स वेस्ट की तरफ चलती है, समझ गए। बोरा नियर एड्रियाटिक सी इटली में चलती है। साउथरली विंड्स ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। पुनास एंडीज में चलती है वेस्टर्न साइड में, और पुरगा जो है रसिया में चलती है। ये सारी कौन सी हैं, कोल्ड विंड्स हैं। ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये नया टॉपिक हमारा आ गया। एनी क्वेश्चन? अब इसमें देखो ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है। ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, देखो मैंने एक ये पिक भी बना रखी है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो जैसे लिक्विड वाटर होता है, वाटर क्या होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा, लेकिन अगर हम वेपर को वाटर में चेंज करेंगे तो लिक्विड स्टेट आ गई उसकी वापस। मतलब ये लिक्विड ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। गैस है,
सॉलिड है, सॉलिड से आइस है, आइस से सीधा गैस भी हो सकता है, वेपर बन जाएगा आइस का सीधा, ठीक है। और इसमें गैस से सीधा आइस भी बन गया, ठीक है। और सॉलिड हो गया, जैसे सॉलिड वाटर, वाटर है, सॉलिड स्टेट में लेकर के जाओगे आइस बन गई, ठीक है। और आइस है, इसको अगर लिक्विड स्टेट में लेकर के जाओगे तो वाटर बन गया। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई। ये जो वेपर है ना, इसी वेपर को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। कैसे? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अवेलेबल इन द एटमोस्फियर इन गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। गैसियस फॉर्म में जो एयर में वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी है उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी, ठीक है। टाइप क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। इसको अलग अलग टाइप से बताया जाता है। यह ग्राम प्रति किलोग्राम एयर में हो गया, ग्राम प्रति एम का क्यूब मीटर क्यूब में हो गया, एयर में होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। लेट अस कंसीडर ह्यूमिडिटी। वाटर इन गैसियस और द वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर गैसियस फॉर्म में या वाटर वेपर एटमोस्फेयर में जो होते हैं उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ह्यूमिडिटी इज द इंडेक्स ऑफ एटमोस्फेयर पोटेंशियल फॉर यील्डिंग प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी जो होती है वो एटमॉस्फेयर की पोटेंशियल होती है, संभावना होती है फॉर यील्डिंग प्रेसिपिटेशन। बारिश होने की संभावना बताने के लिए ह्यूमिडिटी को कंसीडर किया जाता है। इट हेल्प्स इन एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस में सहायता करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, थ्रू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन के माध्यम से, कंडेंसेशन के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर एनर्जी के बैलेंस में, ऊर्जा के संतुलन निर्माण करने में यह सहायता करती है ह्यूमिडिटी। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसकी मेजरमेंट क्या है, कि अलग अलग प्रकार की। देखो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ वेट, यह रेशियो है वेट का, ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का, इन ग्राम्स, ग्राम में, टू द वेट ऑफ एयर इन किलोजी, किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम में एयर का वेट हो गया, और वाटर वेपर का उसमें कितना ग्राम वाटर वेपर हो गया, इनका रेस होता है एक्सप्रेस्ड एज ग्राम्स प्रति किलोग्राम ऑफ एयर। इसको ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ एयर में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब दूसरी देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मैंने साइड में लिख के रखा, चेंज इट विद चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो, इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर वेपर, यह वाटर वेपर का रेशियो होता है इन ग्राम्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो यह एयर की वॉल्यूम का रेशियो होता है, और वाटर वेपर का ग्राम्स में जो इनका रेशियो होता है एक्सप्रेस्ड एज ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। इसको ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एयर। हवा के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ यह एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एंड डिक्रीजेज विद एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन डिक्रीजेज, जब हवा एक्सपेंड हो जाएगी तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है कंटेंट, समझ गए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर, ठीक है, आर्द्र जो हवा होती है उसकी अमाउंट का रेशियो होता है, कैन होल्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, जिसमें जो एयर है वो कितने टेम्परेचर पर कितनी अमाउंट को हेल्ड कर सकती है, मॉइस्चर एयर को, वो इसका रेशियो होता है एट ए गिवन टेम्परेचर, एंड द अमाउंट इट एक्चुअली होल्ड, और ये अमाउंट उसके एक्चुअली होल्ड है, एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। मान लो कोई हवा है, वो 50% उसको ह्यूमिडिटी को हेल्ड कर सकती है, लेकिन अभी राइट नाउ उसमें कितनी परसेंट है, इनका बीच का रेशियो होता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो कैपेसिटी जो है इसकी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ ये इंक्रीज हो जाती है। एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, हवा को जो कहा जाता है कि सेचुरेटेड हो गई है व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, मतलब हवा 100% वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, और उसमें 100% ही वाटर वेपर हो, तो वो जो हवा होगी उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हो चुकी है, अब और ज़्यादा ये हेल्ड नहीं कर सकती। जैसे ही 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगी, बारिश होना शुरू हो जाएगी कंडेंसेशन होकर के, ठीक है। मैंने ये नीचे बता भी रखा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, वो कम हो जाएगी। अब इसमें देखो इवेपोरेशन क्या है, क्या होगा,
इवेपोरेशन, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड वाटर का वाटर वेपर में बदलना इवेपोरेशन होता है। समझ गए? पानी का भाप से बदलना इवेपोरेशन हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा, हायर टेम्परेचर है, हायर द इवेपोरेशन रेट भी हायर होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हायर द ह्यूमिडिटी अगर हायर होगी, लोअर द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यू टू सेचुरेशन ऑफ एयर। एयर के सेचुरेशन होने की वजह से लोअर रेट हो जाएगा इवेपोरेशन का। विंड स्पीड, द हायर द विंड स्पीड द हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर विंड स्पीड ज्यादा है इवेपोरेशन रेट भी ज्यादा हो जाएगा। सैलिनिटी, हायर द सैलिनिटी लोअर द इवेपोरेशन, सैलिनिटी ज्यादा होगी इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। मतलब जो सीज है, जो समुद्र है, उसमें ज्यादा सैलिनिटी होती है, हाँ, सैलिनिटी ज्यादा तब होती है, वहाँ पर ये इवेपोरेशन रेट कम होगा। कम होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, इवेपोरेशन रेट क्यों कम होगा ये बताओ मेरे को। सैलिनिटी क्या आती है? सैलिनिटी होती है अमाउंट ऑफ साल्ट कंटेंट इन वाटर, वी कैन कॉल इट सैलिनिटी। इवेपोरेशन पानी का होता है, सोल्ट का नहीं होता। समझ गए? जब पानी ही कम है तो इवेपोरेशन भी तो कम ही होगा। अब समझ गए ना कि जो सैलिनिटी होगी अगर किसी वाटर में, इवेपोरेशन रेट कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या है, इट इज मैक्सिमम अलोंग द सब ट्रॉपिक्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। सब ट्रॉपिक्स में हाई टेम्परेचर की वजह से यह मैक्सिमम है इवेपोरेशन। एंड लो ह्यूमिडिटी लेवल्स, और लो ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से मैक्सिमम होगा इवेपोरेशन रेट। इट इज मॉडरेट अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में मॉडरेट है। एंड लो, और बहुत कम है अलोंग द पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स में। समझ में आया? इट इज मैक्सिमम अलोंग द सब ट्रॉपिक्स, हाँ, जो सब ट्रॉपिक्स हैं, मीन्स 23.5 से 66.5 के बीच वाला जो पर्सन है, वो सब ट्रॉपिक होता है। 30 डिग्री सब ट्रॉपिक्स है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के 30 डिग्री तक क्या होगा? सब सब ट्रॉपिक्स का रीजन। ट्रॉपिक्स है। हाँ, तो वहाँ पर मैक्सिमम होगा क्या? वहां पर मैक्सिमम होगा क्या? वाटर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा वहां। ओके। क्यों? क्योंकि वहां पर हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर वहां क्यों होता है? क्योंकि क्लाउड्स वगैरह कम होते हैं। हाँ, फिर ह्यूमिडिटी लेवल्स और भी। ह्यूमिडिटी लेवल्स की वजह से लो ह्यूमिडिटी लेवल होता है। लो ह्यूमिडिटी लेवल होगा तो इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन रेट कम होगा। ह्यूमिडिटी आपने बोला कि अमाउंट ऑफ वाटर जो होते हैं उसमें, हाँ, फिर अगर उसमें वाटर होगा तो। वाटर होगा तो हमें वो इवेपोरेशन रेट कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट उसमें कम है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर वेपर ज्यादा जाएंगे ना फिर। समझ गए? चलो मैं बताता हूँ। मान लो मैं हवा हूँ और मैं एक टाइम में 100 kg वेट लेकर के जा सकता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 70 kg वेट है और मैं चल रहा हूँ, तो मैं कितना केजी वेट ओवरलोड ले जा सकता हूँ? 30। ज़्यादा नहीं ले जा सकता। अगर मैं 10 kg वेट लेकर के जा रहा तो मैं कितना केजी और वेट ले जा सकता हूँ? 20। अभी इसी को ह्यूमिडिटी मान लो। मैं हवा हूँ, मेरे पास 70% ह्यूमिडिटी है, मैं कितनी और ले सकता हूँ? अगर मेरे पास लो ह्यूमिडिटी है 10% है, मैं कितनी और ले सकता हूँ? 90%। ठीक है। इसी वजह से अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम है तो वो ज़्यादा इवेपोरेशन रेट को होल्ड कर सकती है। अब आगे समझ में? ठीक है। अब इसमें देखो, ये इक्वेटोरियल रीजन के पास मॉडरेट होती है। मॉडरेट इक्वेटोरियल रीजन के पास और लो पोलर पोलर रीजन के पास ये लो होती है। क्यों होती है पोलर रीजन के पास? तो क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में तो ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर कम होता है। यहाँ भी तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है सब ट्रॉपिकल्स की बजाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लाउड कवर होता है जो इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर देता है। इक्वेटर पर हाँ, टेम्परेचर तो ज़्यादा ही होता है। एक मिनट मैं आपको इसको बोर्ड पे समझाता हूँ। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ।
दिस इज सन, ठीक है। जो सन रेज है वी कैन से कि ये यहाँ पर जो है वो जाती है सन रेज, समझ गए। इट मीन्स यहाँ पर सन रेज इसलिए जाती है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, मानकर चलना है टेम्परेचर ज्यादा क्यों, फिर मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर इवेपोरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ क्लाउड्स हो जाएंगे, समझ ली। एक क्लाउड्स और यहाँ पर सेकेंड क्लाउड्स, ठीक है, फिर क्लाउड्स, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्लाउड्स। इज इट क्लियर? ये क्लाउड्स क्या करेंगे, ये क्लाउड्स जो इंसोलेशन आ रही है इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, इस वजह से टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा। लेकिन व्हाट अबाउट यहाँ, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स बहुत कम फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। इस वजह से सब ट्रॉपिकल्स में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल्स में टेम्परेचर ज्यादा होगा, समझ ली। यहाँ टेम्परेचर इस टेम्परेचर की बजाय कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। लेकिन आपने ये एग्जांपल दिया था ना कि अफ्रीका उस पे बिल्कुल इक्वेटर हाँ। पे, तो वहाँ पर बिल्कुल ब्लैक, अफ्रीका में तीनों वो जाती हैं, हाँ, इक्वेटर भी जाती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, ठीक है, इसलिए उसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला गया है, ठीक है। डार्क कॉन्टिनेंट तो वैसे उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके बीच में क्या था पहले नहीं पता था, कोस्टल एरियाज में ज्यादा पता था, और डार्क चमड़ी के लोग भी रहते हैं वहाँ, वो इसी वजह से डार्क चमड़ी के होते हैं क्योंकि टेम्परेचर वहां पर हाई रहता है अफ्रीका में, ठीक है। क्लाउड कवर ज्यादा होते हैं लेकिन अपर एरियाज में एंड लोअर एरियाज में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। टेम्परेचर अगर वहाँ पर ज्यादा रहेगा सब ट्रॉपिकल, तो चाइना कौन सा उस पे आता है? चाइना सब ट्रॉपिक्स में आता है, इंडिया भी तो सब ट्रॉपिक्स में है, फिर वहाँ पे इतना हरियाणा सब ट्रॉपिक्स में है, दिल्ली सब ट्रॉपिक्स में है। फिर चाइना में इतना ज्यादा तो चाइना में क्या है, मोर देन 90% या 70% मान करके मैं चलूँ, मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है चाइना की वो समुद्र के किनारे बसी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ मैप के ऊपर, ये देखो सैटेलाइट से ही पता चल जाएगा, ये चाइना है, ठीक है। यहाँ यहाँ इन एरियाज को देखो, मोर देन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चाइना तो देखो, चाइना तो यहाँ भी है, चाइना यहाँ क्यों नहीं बसा हुआ, तिब्बतन प्लेटू है, ठीक है। और यहाँ देखो जैसे जैसे हम इसको जूम करते चले जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि लोग यहाँ पर कंसंट्रेटेड ज्यादा हैं, यहाँ देख लो, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखो यहाँ कितना कंसंट्रेटेड है लोगों की बस्ती, ये देख लो, सैटेलाइट से ही पता चल रहा है। लोग यहाँ समकारी प्रभाव लगा लो या मेरीन इफेक्ट लगा लो, इस वजह से जो चाइना में लोग हैं मोर देन 70% यू कैन से यहाँ पर बसे हुए हैं, इसको देख लो। वाई नॉट इन दिस एरिया, ओनली इन दिस एरिया, ये कारण यही है जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। अलग अलग कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो अब इसमें क्या है, ये समझ में आ गया कि मॉडरेट होता है यहाँ होता है। इन द रीजन्स वेयर कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट्स मीट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर, समझ गई, क्या समझे? ये करंट्स का पता है, जहाँ पर हॉट एंड कोल्ड करंट मिलती है उस एरिया में जो पॉपुलेशन इवेपोरेशन ज्यादा होती है। कंडेंसेशन देखो क्या है, कंडेंसेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म, वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में जब बदल दिया जाता है, यह उनका बदलना क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। इट इज द रिवर्सल ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का रिवर्सल होता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड का गैसियस फॉर्म में, कंडेंसेशन क्या होता है, गैसियस फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में, अपोजिट होते हैं दोनों। द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस, वो टेम्परेचर जिस पर कंडेंसेशन टेक प्लेस होता है उसको ड्यू पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यू पॉइंट।
ड्यू पॉइंट वेरीज विद मॉइस्चर कंटेंट। ड्यू पॉइंट जो होता है मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करता है, वो अलग अलग होता है इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में हायर द मॉइस्चर कंटेंट हायर द ड्यू पॉइंट। मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा है तो ड्यू पॉइंट भी ज्यादा हो सकता है। लोअर द मॉइस्चर कंटेंट कम है, लोअर द ड्यू पॉइंट भी कम हो सकता है। इफ द कंडेंसेशन प्रोसेस हैपेंस, यदि कंडेंसेशन प्रोसेस होती है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, द ड्यू पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट। कंडेंसेशन प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है तो उसको हम फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की फॉर्म क्या होती है? ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है? ओस। ठीक है। द मॉइस्चर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, एक छोटी सी लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो जाती है उसमें जब मॉइस्चर डिपॉजिट हो जाता है वाटर, वाटर का ऑन लैंड सरफेस, ठीक है, भूमि की सतह पर, द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू आर लॉन्ग विंटर नाइट्स। ड्यू कब बनती है? लॉन्ग विंटर नाइट्स हो, क्लियर क्लाउडलेस स्काई हो, काम विंडलेस एयर हो, काम विंडलेस एयर, शांति, हवा नहीं हो, विंडलेस हो। क्लाउडलेस स्काई क्यों? क्या रीजन है कि क्लाउडलेस स्काई? ये इसका क्या रीजन है क्लाउडलेस स्काई हो? मैं समझाता हूं। जो अर्थ है रेडिएशन छोड़ती है, जो रेडिएशन जब छोड़ती है तो उसके लिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ओपेक होता है। रेडिएशन एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती तो अर्थ की छोड़ी हुई रेडिएशन वापस नीचे आ जाती है। देयरफॉर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है। ठीक है, लेकिन विंटर नाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। और टेम्परेचर कम तभी होगा जब क्लाउडलेस आसमान होगा। क्लाउडलेस आसमान होगा तो रेडिएशन नीचे नहीं आ पाएंगे, रेडिएशन चली जाएगी तो ठंड हो जाएगी नीचे, और ठंड हो जाएगी, विंटर कंडीशंस होगी, तभी तो ड्यू बन पाएगी। देयरफॉर वी नीड ए क्लाउडलेस स्काई। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्या होती है? ड्यू समझ गए, वाटर ड्रॉपलेट होती है लैंड सरफेस पर। फर्स्ट क्या होती है? व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, ए थिन लेयर ऑफ आइस, आइस की एक थिन लेयर, पतली लेयर आइस की, इज फॉर्म्ड ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस पर वो बन जाती है, उसको हम फ्रस्ट के रूप में जानते हैं, वो होगी फ्रस्ट। ठीक है। राइम क्या होता है? इट इज द डिपोजिशन ऑफ नीडल लाइक व्हाइट ओपेक आइस क्रिस्टल ऑन द सरफेस हैविंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जिस सरफेस पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो जो नीडल की तरह का पानी बन जाता है, पानी वो नीडल की फॉर्म में आइस बन जाती है, उसकी डिपोजिशन हो जाती है, नीडल लाइक व्हाइट ओपेक आइस, क्रिस्टल बन जाते हैं। वो फर्स्ट क्या होता है? पतली लेयर। नीडल लाइक क्या हो जाएगी? राइम हो जाएगा। जैसे टिलाइट हुआ आपने। टीलाइट तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं, वो स्टेलाक्टाइट एंड स्टेलागमाइट बताए थे मैंने, पिलर्स टाइप में। मिस्ट क्या होती है? देखो, इट इज ए स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, एक छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, सस्पेंडेड इन द एयर, एयर में होती है। इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी टू 1 to 2 किलोमीटर, और इसमें जो विजिबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करके 1 से 2 किलोमीटर तक गिरा रखा जाता है। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ड्यू एंड मिस्ट। दोनों ही वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? उसके लिए तो जो क्लाउड लेस नाइट होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए, किसके लिए? ड्यू जैसे के लिए, हाँ, गुड। और काम विंड विंडलेस होनी चाहिए। नाइट हो, हाँ। गुड। और लॉन्ग विंटर नाइट हो। लॉन्ग भी। हाँ, इसके लिए, मिस्ट के लिए, देखो मैं बताता हूँ, जनरल सा डिफरेंस है। दोनों ही वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, बनेंगी दोनों सेम कंडीशन में। वाटर ड्रॉपलेट्स जो ड्यू की है वो सरफेस पर होती है, घास की पत्ती के ऊपर या पौधे के पत्तों के ऊपर, ऐसे कुछ हमें वहां दिखाई देगी। लेकिन जो मिस्ट होती है ना वो हवा में सस्पेंडेड होती है। हाँ वो हम कहीं जा रहे हो पैदल पैदल, हमें ऐसा लगेगा कि हमारे बालों पर ऐसे, कोट पर या कपड़ों पर ऐसे वो जम जाएगी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, वो मिस्ट होती है। मिस्ट क्या करती है? विजिबिलिटी को कम कर देती है। अब आ गया हेज। हेज क्या होता है?
इट इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ मोर स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, स्मोक और डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है, एंड लेसर ह्यूमिडिटी लेवल्स, और ह्यूमिडिटी लेवल्स कम होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। द विजिबिलिटी इज अप टू 2 किलोमीटर। हेज में जो विजिबिलिटी होती है वो 2 किलोमीटर तक ही होती है। हेज समझ गए? फॉग क्या होता है? इट इज सिमिलर टू ए क्लाउड नियर टू द ग्राउंड लेवल। ये एक बादल की तरह ही होता है जो ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पास होता है, विद विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर, जिसमें विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम होती है। फॉग इज प्रोड्यूस्ड नियर टू द सरफेस। फॉग जो होता है बिल्कुल जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसके नजदीक ही प्रोड्यूस होता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर ड्रॉप्स सडनली, जब एयर का टेम्परेचर एकदम से नीचे गिर जाता, कम हो जाता है। दिस कंडीशन अकर्स इन द रीजन्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उन रीजन्स में इस कंडीशंस को देखा जा सकता है। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन्स मेक 4 टाइप्स ऑफ फॉग। 4 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन 4 प्रकार के फॉग को बनाते हैं। देखो, रेडिएशन फॉग हो गया अगर रेडिएशन टेम्परेचर कन्वर्जन है तो। एडवेक्शन फॉग हो गया अगर एडवेक्शन की वजह से है तो। फ्रंटल हो गया फॉग अगर फ्रंटल की वजह से है तो। और एयर ड्रेनेज फॉग हो गया एयर ड्रेनेज की वजह से है तो। अपस्लोप फॉग क्या होता है? अपस्लोप फॉग, इट इज फॉर्म्ड, यह बनता है व्हेन ए वार्म एंड मोइस्ट एयर, जब एक गर्म और मोइस्ट एयर आर्दर हवा राइजेज अलोंग द अपस्लोप, वो अपस्लोप के साथ साथ राइज हो जाती है, कोजिंग इट टू कूल डाउन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, जो इसका कारण बनती है कि वो कूल डाउन हो जाए और इस वजह से क्या होता है, फॉग बन जाता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। पहाड़ी है, डायग्राम अच्छे से समझोगे इसको। ये क्या है? पहाड़ी है, आप इसको मान के चलो। ठीक है, यहां गर्म हवा है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, लेकिन हमें जनरली कई बार देखा है ना, ये आइस कवर होता है, स्नो कवर कह सकते हैं आइस में। ठीक है, तो यहां पर जाकर के ये हवा क्या होगी? ये ठंडी होगी। अभी अगर हवा ठंडी हो रही है, नीचे तो गर्म हवा है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर फॉग बन जाएगा। अप स्लोप फॉग हो गई। स्लोप ये होगी, अप ये हो गया, अप स्लोप फॉग, नाम से ही पता चलेगा। स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, इसको अभी करना है। स्टेबिलिटी क्या होती है और इंस्टेबिलिटी क्या होती है? देखो, स्टेबिलिटी क्या है? इट इज ए कंडीशन व्हेन एयर रेजिस्ट वर्टिकल मूवमेंट एंड रिमेन्स इन ओरिजिनल पोजीशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हवा जो है वर्टिकल मूवमेंट का विरोध करती है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती है, हवा जहां है वहीं रहेगी, ये स्टेबिलिटी है। द एयर रिमेन्स स्टेबल, हवा स्टेबल रहती है व्हेन इट इज कूल्ड, जब ये ठंडी होती है, एट इट्स बेस, इसके बेस पर, और व्हेन द एयर इज सबसाइडिंग, जब हवा नीचे बैठ रही होती है, अलोंग हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट के साथ, बेल्ट के पास, तो ये क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। इन सच सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन में प्रेसिपिटेशन इज अनलाइकली, प्रेसिपिटेशन की कोई संभावना नहीं होती। समझ गए? क्योंकि हवा ना तो नीचे ऊपर ऊपर जा ही नहीं रही है, ऊपर अगर हवा नहीं जा रही है, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, तो बारिश भी नहीं होगी। ठीक है। इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी देखो क्या, इट इज अ कंडीशन वेयर द एयर डज नॉट रेजिस्ट वर्टिकल मूवमेंट। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हवा वर्टिकल मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाती है, एंड लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन, और बादल का निर्माण होता है, एंड प्रिसिपिटेशन, और प्रिसिपिटेशन होती है, वर्षण होता है। फिर इट इज मोर कॉमन इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के रीजन्स में काफी ज्यादा कॉमन होता है। दैट इज व्हेन द एयर हीटेड फ्रॉम बिलो, अर्थात जब हवा नीचे से गर्म हो जाती है, एंड आल्सो इन द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर, और लो प्रेशर के रीजन्स में भी ऐसा होता है। एनी क्वेश्चन? टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशन, बारिश के प्रकार और बादलों के क्या क्या प्रकार हैं, इनको हम देखेंगे। वर्ड्स देखो, ये वर्ड्स याद करने हैं, ये इसको होमवर्क मान लेना, कल सुनूंगा मैं। सीरस जो वर्ड है, सीरस का मीनिंग क्या था? हाई एल्टीट्यूड प्लस फीदरी अपीयरेंस, पंख की तरह दिखाई देंगे जो बादल इसमें सीरस में। एल्टो मीन्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होगी। क्यूमुलो, क्यूमुलो मीन्स होता कॉटन वूल, कॉटन वूल देखी होगी, ठीक है। और स्ट्रेटस मीन्स होता लेयर्ड, ठीक है। निम्बस मीन्स होता रेन बीरिंग, और इन्हीं से मिलकर के बादल बनेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्ट्रेटो क्यूमुलो निम्बस, मैंने एक वर्ड कोइन कर दिया,
चार को, तीन को और पांच को मिला करके स्ट्रेटो क्यूमुलो निम्बस। इसका मतलब क्या होगा, जो बादल होगा वो लेयर में होगा, कॉटन वूल की तरह दिखाई दे रहा होगा, और रेन बीरिंग होगा, उसमें बारिश होगी। ठीक है, मान लो मैंने एक वर्ड कोइन कर दिया सीरियस क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, ये पता चलेगा कि हाई एल्टीट्यूड पर है, फिर इसका एम्बियरेंस है, निम्बस और रेन बीरिंग है। समझ गए? तो इनसे याद होंगे ये। जैसे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कौन से हैं, 9 टाइप्स के क्लाउड्स हैं। अभी समझो देखो सीरस क्लाउड्स, द फीदर लाइक क्लाउड्स होंगे, इन पंख की तरह दिखाई देंगे। पंख की तरह कैसे? एक तो गोभी का फूल होता है, गोभी का फूल में क्या होगा, कॉटन की तरह दिखाई देगा गोभी का फूल। पंख की तरह बादल लंबे लंबे दिखाई देंगे, ऐसे लंबा हो गया, फिर लंबा हो गया, फिर लंबा हो गया, ऐसे ऐसे आसमान। ठीक है, पूरा बादल नहीं होगा, छोटे छोटे दिखाई देंगे। फाइब्रस अपीयरेंस, फाइब्रस अपीयरेंस होगा। फाइब्रस का मतलब हमें धागे से दिखाई देंगे। व्हाइट इन कलर, कलर में व्हाइट होगा, हाई एल्टीट्यूड पर होगा, इंडिकेट फेयर वेदर, और ये फेयर वेदर को इंडिकेट करेगा, बारिश नहीं होगी। समझ गए? दूसरा टाइप क्या होगा, सेरस सेरकम्बुलस, सर्क्यूमुलस हो गया। पैचेज ऑफ ग्लोबुलर मासिस, पैचेस दिखाई देंगे, यहाँ पैच, यहाँ पैच, यहाँ पैच, यहाँ पैच, छोटे छोटे पैच होंगे। एट हाई एल्टीट्यूड पर होगा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैकरल स्काई, इसको मैकरल स्काई भी बोला जाता है। किसको? सर्क्यूमुलस को। सेरोस्ट्रेसस लेयर्ड क्लाउड होगा, क्योंकि स्ट्रेट वर्ड है इसमें। एट हाई एल्टीट्यूड पर होगा विद मिल्की अपीयरेंस होगा, मिल्की अपीयरेंस का मतलब सफेद कलर होगा। आल्टो क्यूमुलस हो गए, ग्लोबुलर मासेस ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का ग्लोबुलर जो मासिस होगा, कॉटन वूल की तरह अपीयरेंस होगा एट मिड एल्टीट्यूड, और ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होगी, मिड एल्टीट्यूड पर होगी। अल्टोस्ट्रेटस लेयर ऑफ क्लाउड्स होगी इन शीट्स में इन मिड एल्टीट्यूड। ठीक है। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्या होगा, ग्लोबुलर मासिस ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का ग्लोबुलर मासिस होगा विद कॉटन वूल अपीयरेंस, कॉटन वूल अपीयरेंस होगा, रेगुलरली अरेंज्ड एट लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड पर रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। स्ट्रेटस कौन से क्लाउड होते हैं, लो यूनिफॉर्म लेयर होगी ऑफ क्लाउड की नियर टू द ग्राउंड लेवल, बिल्कुल जमीन के मतलब नीचे होंगे, ये इतनी ज्यादा दूर नहीं होंगे। एंड प्रोड्यूसेस लाइट ड्रीजल, हल्की बारिश होगी इनमें। क्यूमुलस कौन से टाइप के होते हैं, थिक क्लाउड, मोटे मोटे क्लाउड्स होंगे, कॉटन वूल की तरह दिखाई देंगे, गोभी के फूल की तरह, विद डोम शेप्ड कॉलीफ्लावर टॉप, डोम शेप्ड कॉलीफ्लावर टॉप होगी उसकी। ठीक है, कॉलीफ्लावर गोभी का फूल उसकी तरह होगी। एंड हॉरिजॉन्टल बेस, उनका जो बेस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, नीचे से हॉरिजॉन्टल होंगे, ऊपर से गोभी के फूल की तरह दिखाई देंगे। ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस कौन सा हो गया, ओवरग्रोन क्यूमुलस क्लाउड्स, ओवरग्रोन होंगे, वेरी डार्क, बहुत काले होंगे, हैवी भारी होंगे, डेंस होंगे, विद एन एनविल टॉप, उनकी टॉप होगी एनविल टॉप होगी, कॉजेज हैवी रेन विद थंडरस थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, भारी बारिश का कारण बनते हैं जिसमें तूफान और लाइटनिंग भी आती है। समझ गए? एनी क्वेश्चन? रेनफॉल, रेनफॉल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। काफी है क्या ये, रेनफॉल को हम कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।